वेलोसिटी एक्सेलरेशन वाला पार्ट मैं अभी करवा रहा था, तो इस पार्ट को हटा के हम जो है वो फोर्स एंड मोमेंट ऑफ फोर्स ये वाला पार्ट भी हम देख सकते हैं, और टर्निंग के पार्ट, यानी कि पेज नंबर 32 से ऑनवर्ड्स देखते हैं, ठीक है ना। तो पेज नंबर 31 ये 32 ये टर्निंग इफेक्ट, ठीक है। फोर्स एंड मूवमेंट ऑफ फोर्स, तो यहां से हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। इसको देखिए, फोर्स एंड मूवमेंट ऑफ फोर्स ये हम करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। इसकी एमसीक्यूज दिए हुए हैं आपको, आईजीसीएसई के पेपर के एमसीक्यूज हैं, तो वो उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करें। अब देखें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट मैसेस, ऑब्जेक्ट जो है जिसके मैसेस क्या है, डिफरेंट है, आर हैंग ऑन द स्प्रिंग, एक स्प्रिंग के ऊपर हैंग किए गए। अब देखिए द डायग्राम शोज हाउ मच द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड। तो देखिए जब स्प्रिंग खाली था, जब मैंने कोई मैस हैंग नहीं किया, तो ये 10 सेंटीमीटर का। व्हेन वी हैंग 100 ग्राम मैस, तो ये 20 सेंटीमीटर का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 100 ग्राम ने इसमें जो इंक्रीज पैदा किया है, इंक्रीज प्रोड्यूस किया है, वो 10 से लेके 20 तक इंक्रीज जो इंक्रीमेंट हुई है वो 10 टू 20 सेंटीमीटर। तो 10 से 20 सेंटीमीटर के इंक्रीमेंट का मतलब ये हो गया आपके पास कि आप जो हैं वो इसको ऐसे करेंगे कि इसका मतलब क्या हो गया कि 100 ग्राम्स ने इसकी लेंथ इंक्रीज की है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ईच 100 ग्राम 10 सेंटीमीटर की लेंथ को क्या करेगा, रेज करेगा। अब आप ये देखिए कि ये 100 ग्राम, नेक्स्ट के ऊपर इन्होंने इनिशियल से फाइनल तक की लेंथ इनकी आ रही है 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो ये इसकी लेंथ कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। अगर इन्होंने 100 ग्राम किया तो ये कितनी हुई, 20 सेंटीमीटर। और 100 ग्राम और इन्होंने ऐड अप किया तो इसकी लेंथ हो गई 30 सेंटीमीटर। तो 10 से 30 तक आने में 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है। तो टोटल वेट 100 कितने टाइम्स यूज करना पड़ेगा आपको, 2 टाइम्स यूज करना पड़ेगा। तो 100 यहाँ पर भी आया और 100 दूसरे पार्ट पे भी या दूसरी रीजन के ऊपर भी आपके पास आया। तो आपको क्या चीज समझ में आया कि 100 2 टाइम्स आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपको अननोन मैथ दिया गया है, फर्स्ट 100 इसे 20 तक लाया और सेकंड 100 जो होगा वो इसे कहाँ तक लाएगा, 30 तक लाएगा। तो 100 कितने टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स, यानी कि 2 टाइम्स 100 ग्राम। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 टाइम्स 100 ग्राम का मतलब क्या है कि द आंसर वुड बी 200 ग्राम, यानी कि जब मैं ये m 200 ग्राम रखूंगा तो इसकी लेंथ जो होगी वो 30 सेंटीमीटर तक आ चुकी है। तो ये पहले, अच्छा जो आपको क्वेश्चंस करने हो वो क्वेश्चन जो है वो आप कर दीजिएगा उसमें व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, अगर आप कर सकते हैं तो बेहतर है, ठीक है। अच्छा अगला देखें, स्टूडेंट एड वेट्स टू एन इलास्टिक कॉर्ड। स्टूडेंट जो है वो वेट को एड अप कर रहे हैं एक इलास्टिक कॉर्ड के, ठीक है। ही मेजर्स द लेंथ, यानी कि एक इलास्टिक कॉर्ड है, यानी कि एक स्ट्रिंग टाइप का है जो कि इलास्टिक है, यानी कि वो स्ट्रेचेबल है, और आहिस्ता आहिस्ता उसमें वेट को क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। ही मेजर्स द लेंथ, तो उन्होंने लेंथ को मेजर किया कॉर्ड की, ईच हर एक वेट के ऊपर मेजर करते हैं, और फिर उन्होंने उसका ग्राफ क्या किया, प्लॉट कर लिया। इसका मतलब क्या है कि कोई लेंथ नहीं थी जब आप कोई वेट ऐड नहीं किया था, लेकिन जैसे ही आपने इसके ऊपर ये कॉर्ड है इलास्टिक, जैसे ही आपने इसके ऊपर पहला वेट रखा 1, तो एक सर्टेन लेंथ जो थी वो आपको यहाँ तक मिलने लगी। जब आपने वेट 2 रखा तो लेंथ उसी रेशो से क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। जब 3 रखा तो लेंथ और इंक्रीज कर गई, जब 4 रखा तो लेंथ और इंक्रीज कर गई। ये आपके पास इसकी लेंथ इंक्रीज है। तो अब देखिए इसकी लेंथ जो इंक्रीज हो रही है और वेट, चूंकि वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन, आपको लाइन कैसी मिल रही है, स्ट्रेट मिल रही है। तो इफ यू आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन शो कर रही है
कि जैसे जैसे मैं वेट बढ़ाऊंगा लेंथ भी उसी रेट पे बढ़ रही, तो बोथ वेरीज डायरेक्टली, यानी कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज कर। द लेंथ हैज प्लॉटेड ऑन द वर्टिकल एक्सिस। अब लेंथ जो इन्होंने लिखी है वो वर्टिकल एक्सिस पे लिखी है। अब ये क्या है, जो वर्टिकल एक्सिस के ऊपर लेंथ आ रही है, इसका मतलब क्या है, जब आपने 1 रखा तो सपोज ये 10 सेंटीमीटर आई लेंथ, जब आपने 2 रखा तो ये इनिशियल से इंक्रीज इन लेंथ, यानी कि 2 वेट टोटल लेंथ कितनी इंक्रीज कर रही है, 20 सेंटीमीटर। जब 3 वेट है तो टोटल लेंथ कितनी इंक्रीज हुई, सपोज 30 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो ग्राफ है या ये वाला जो एक्सेस है, ये लेंथ इंक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी लेंथ बढ़ी है, या टोटल लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग को मेजर करें। यानी कि क्या है, मेजर्ड लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, मेजर्ड माइनस ओरिजिनल लेंथ। ये आपको मेजर्ड माइनस ओरिजिनल लेंथ नहीं कर रहा, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी उसमें मेजर्ड लेंथ को ऐड अप कर रहा है। अब देखिए मेजर्ड लेंथ का मतलब क्या है कि अभी कितनी लेंथ मेजर हो गई, तो ये मेजर्ड लेंथ जो है वो आपके पास क्या आ रही होगी, वाई एक्सिस में। ये दोनों चीजें ठीक नहीं। आप जो चीज कर रहे होंगे वो करंटली मेजर्ड लेंथ आप लिख रहे होंगे। मसलन पहली दफा जब मैंने 1 रखा तो मेजर्ड लेंथ कितनी आई, 10। जब मैंने 2 रखा तो अब मेरे पास मेजर्ड लेंथ कितनी आ रही है, 20। तो वाई एक्सिस के अंदर हमारे पास क्या चीज आ रही होगी, मेजर्ड लेंथ आ रही है। इसका आंसर होगा ए। ये कह रहे हैं अ फोर्स एक्ट ऑन अ मूविंग रबर बॉल। एक रबर बॉल है जो कि मूव कर रही है, उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट। Which of these could not happen to the ball because of the force? अब जो आपने एक रबर बॉल ली है तो ये इलास्टिक होगी, और इलास्टिक होने का मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स अप्लाई हो रही होगी दैट विल चेंज इट्स शेप। ये जो फोर्स होगी ये इसकी शेप को क्या करेगी, चेंज ऑफ शेप करेगी। और वो फोर्स जो इसकी शेप को चेंज करती है उस फोर्स को हम कहते हैं स्ट्रेस, या फिर हम कहते हैं स्ट्रेस जो होता है वो प्रेशर होता है जो कि ऑब्जेक्ट की शेप को क्या कर रहा होता है, चेंज कर। अभी कह रहे हैं नॉट हैपन अ चेंज, जो फोर्स अप्लाई करोगे क्या वो उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। यस, जो फोर्स लग रही है, अगर बॉल ऐसे और यूं मूव कर रही है, इफ यू अप्लाई द फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन, तो ये क्या करेगी, इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगी और ये सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी और सर्कुलर पाथ में। चेंज इन शेप, ये स्ट्रेस बन जाएगा जो इसकी शेप को क्या कर रहा हो, तो ये भी मुमकिन है। चेंज इन स्पीड, कि बॉल के ऊपर आपने फोर्स लगाई और बॉल की स्पीड को इंक्रीज कर दिया। लेकिन चेंज इन मास, मास इज द क्वांटिटी व्हिच रिमेन्स द सेम, जो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो चीज जो कि कभी भी चेंज नहीं कर सकेगी वो क्या होगी, बी, यानी कि वो फोर्स उसका मास चेंज नहीं कर सकेगा। अगला क्या है, ये ग्राफ दे रहे हैं, इस ग्राफ में क्या कह रहे हैं, एक्सटेंशन और लोड। एक्सटेंशन इंक्रीज इन लेंथ को कहते हैं कि लेंथ कितनी बड़ी है, एंड लोड उसका लोड क्या आ रहा है, यानी कि कितना आप वेट लगा रहे हैं। वाई एक्सिस में एक्सटेंशन है और एक्स एक्सिस में इसका क्या है, लोड। तो कह रहे हैं द अनलोडेड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज 15 सेंटीमीटर। जब वो अनलोड था, जब उसके ऊपर कोई लोड आपने नहीं लटकाया था, तो उसकी इनिशियल लेंथ कितनी आ रही थी, यानी कि शुरू में ही जब वो अनलोड था तो इसकी लेंथ यहां से यहां तक आपने मेजर की तो ये 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे आप लोड लटकाने लगे, वेट लटकाने लगे, पहले आपने वेट को 1 किया, फिर 2 किया और इंक्रीज करते गए, तो उसकी इनिशियल लेंथ से वैल्यू भी क्या होती गई, इंक्रीज। इसका मतलब क्या हो गया कि इन्होंने स्टार्टिंग कहाँ से ली है, इस 15 से। अब इन्होंने जब पहला वेट लटकाया तो ये इंक्रीज होके इस पोजीशन तक पहुंचा, यानी कि जब इन्होंने वेट कितने न्यूटन रखा, 1 न्यूटन, तो लेंथ जो था वो पॉइंट इंक्रीज करके इस पॉइंट तक आ गया, यानी कि यहां तक इंक्रीज। ठीक है, अब अगर मैं इसे मेजर करूं इन सेंटीमीटर तो ये 1 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 10 है, यानी कि 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया कि इट इज 10 मिलीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां तक आए हो तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, यानी कि ये आ रहा है 0.4 सेंटीमीटर। आपने स्टार्ट किससे किया, 15 से, तो यहां से यहां तक का जो पहले वेट ने इंक्रीज किया है ये कितना है, 0.4 सेंटीमीटर। तो टोटल मेजरमेंट जब आप यहां पहुंचेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये 15.4 सेंटीमीटर। लेकिन ये यहाँ पे 0 मार्क कर रहे हैं और पहली इंक्रीज इन लेंथ कितना ले रहे हैं, 0.4, तो 0.4 आ गया।
जब आपने वेट मजीद लटकाया 2, तो अब ये इस पॉइंट के ऊपर आया, और इस पॉइंट के रिलेटिवली अगर आप इधर चलेंगे तो ये वाला पॉइंट है। इसको देखेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि अब आपने इसके अंदर जब 2 वेट लटका दिए तो ये मजीद नीचे आ गया, और कितने के ऊपर आ गया, 0.4 और इंक्रीज हुआ, ये 2 वेट आ गए तो 0.4 और इंक्रीज हो गया, तो अब ये हो गया टोटल इंक्रीज 0.8 सेंटीमीटर। और अगर इनिशियल पॉइंट से देखूं 15 से, तो ये हो गया 15.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 3 के ऊपर गए तो आप यहाँ पर आए, और इसके रिलेटिवली आपके पास आ रहा है 1.2 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही आप वैल्यूज बढ़ाते चले, सेम रेट के ऊपर ये इंक्रीज होता गया। अब ये क्या कह रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज अननोन वेट, when an object of unknown weight is hung on a spring। जब मैं कोई अननोन, अब ये वाले वेट्स तो नोन थे जिसके ऊपर ये ग्राफ बन गया, अब अगर मैं अननोन वेट लूं एंड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज 16.4 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए, आपने उसका वेट बताना है, तो ये हुक्स लॉ से होगा, जिसमें फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू के एक्स। ये एक स्प्रिंग था जिसमें फॉर्मूला होता है आपकी अप्लाइड फोर्स यानी कि आपका वेट मल्टीप्लाई बाय के मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब अगर मैं यहाँ पे के कांस्टेंट देखूं तो वो इस स्प्रिंग का कांस्टेंट है, तो सबसे पहले मैं के की वैल्यू निकाल, तो वैल्यू ऑफ के इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एक्स के बराबर आएगा। पहले कांस्टेंट निकाल लीजिए। अब यहाँ पे कोई भी फोर्स कैलकुलेट करेंगे रिजल्ट कांस्टेंट आएगा के की वैल्यू, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, और ये हुक्स लॉ का कांस्टेंट है, तो वो भी क्या होगा, एक सेम वैल्यू। अब आप करके देखिए, फोर्स अगर मैं 1 रखता हूँ और इसको डिवाइड कर देता हूँ किस चीज से, 0.4 से, तो वी विल गेट आंसर। तो देखिए 1 डिवाइडेड बाय 0.4, इसको 1 डिवाइडेड बाय 0.4, ये आ गया आंसर 2.5। तो ये जो कांस्टेंट की वैल्यू, आप चाहे 1 को 0.4 से डिवाइड करें या 2 को 0.8 से डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा, 2.5। तो देखिए इसका आंसर आ रहा है 2.5, ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई 2.5। दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, जिसको मैं क्या कहूंगा, इस कांस्टेंट वैल्यू को हम कह रहे हैं 2.5, और ये वैल्यू कहला रही है स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि चेंज नहीं। अब आपसे ये कह रहे हैं कि मैंने दोबारा से यही स्प्रिंग लिया और इस स्प्रिंग के ऊपर ये एक अननोन वेट लटका दिया। जब मैंने स्प्रिंग पे अननोन वेट लटकाया तो इसकी फाइनल रीडिंग क्या आई, पहले यहाँ से यहाँ तक था 15 सेंटीमीटर, और जब मैंने लटकाया तो लटकाने के बाद जब ये स्ट्रेच हुआ, तो स्ट्रेच होने के बाद आपके पास जो रीडिंग आई इसकी, वो कितनी आई, वो आई 16.4 सेंटीमीटर। तो अगर मैं डिफरेंस लूँ तो 16.4 और 15 में से माइनस करूँ तो आपके पास आएगा 1.4, यानी कि जो इंक्रीज इन लेंथ आएगी वो 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि आपको रिजल्ट चाहिए 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ इंक्रीज 1.4 सेंटीमीटर अगर x की वैल्यू हो, तो बताइए f किसके बराबर, अगर x जो है वो 1.4 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ f, यानी कि उस वक्त आपके पास वेट क्या हो। तो बताइए f इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो मैं लिखूंगा f इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या है, आपके पास फॉर्मूला क्या है, kx ना, k की वैल्यू क्या है 2.5, कांस्टेंट में निकाल चुका हूँ, और मल्टीप्लाई बाय x अभी कितना आ रहा है 1.4, तो 1.4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, तो देखिए ये था 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.4, तो आपके पास आंसर क्या आया 3.5 आया। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास आंसर अगर 3.5 आ रहा है तो योर आंसर वुड बी 3.5 न्यूटन। यहाँ पे जो आंसर आपके पास कैलकुलेट हो रहा होगा वो 3.5 न्यूटन। तो इसका जो आंसर होना चाहिए, अब हम आंसर देख लेते हैं, 3.5 न्यूटन। तो देखिए ये आपको 3.5 न्यूटन दिया हुआ है। तो आपने पहले इसके अंदर क्या करना है, अच्छा क्वेश्चन जो कर रहे हैं ये मैं बाद में लेक्चर के एंड के ऊपर अगर क्वेश्चन आते हैं आपके तो मैं आंसर करूंगा, अभी सिर्फ और सिर्फ और क्वेश्चन ऐसे कीजिएगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपना, उस स्क्रीनशॉट के साथ क्वेश्चन। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये एटीपी के अंदर पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, आप कर सकते हैं। द स्टेटमेंट अबाउट अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज करेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो होगी वो करेक्ट होगी, कौन से मूविंग ऑब्जेक्ट।
व्हेन ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, जब एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा, जब वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा तो रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी जीरो। भाई बताओ, जब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, देयर वुड बी सम फोर्स। फोर्स कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगी, कुछ ना कुछ फोर्स इसके ऊपर क्या कर रही होगी, लग रही है। तो जब फोर्स इस पे एक्ट कर रही है तो रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो ये चीज तो गलत है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट ए स्टेडी स्पीड, जब वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा तो रेजिस्टेंस एक्टिंग मस्ट बी, अब देखिए, देन द एयर रेजिस्टेंट एक्टिंग, अगर वो स्टेडी स्पीड से मूव करे तो जो उसकी एयर रेजिस्टेंस ऑफर हो रही होगी वो जीरो होनी चाहिए। ये किसी हद तक दुरुस्त है कि अगर आपके पास एयर रेजिस्टेंस इक्वल टू जीरो आ गई, तो एयर रेजिस्टेंस जीरो आ जाने का मतलब क्या हो गया कि एक ब्लॉक फॉरवर्ड मूव कर रहा, जब इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस अप्लाई, तो वो अगर रेजिस्टेंस जीरो हो गई है तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, यानी कि एयर रेजिस्टेंस के तौर पे एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन इसका वेट तो एक्ट कर रहा होगा, तो इसका वेट को भी जीरो होना चाहिए तब जीरो, तो सिर्फ एयर रेजिस्टेंस से नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस भी आनी चाहिए थी और वेट भी आना चाहिए। लेकिन चलो देखते हैं, एयर रेजिस्टेंस अगर जीरो होती है तो स्टडी स्पीड हो सकती है, लेकिन उस वक्त इसको किस में होना चाहिए, स्पेस में होना चाहिए, ताकि इसकी ग्रेविटी ना हो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, when object is moving at a steady speed, the resultant force, अब देखिए रिजल्टेंट का था क्या, हर तरह की फोर्सेस का सब, तो ये मेरे पास बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या, जीरो है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग देयर मस्ट बी अ रिजल्टेंट फोर्स एक्ट। अब बताओ, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो जरूरी तो नहीं है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो रिजल्टेंट, हो सकता है कि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो अपने इनर्शिया की वजह से, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली भी चीज गलत हो जाएगी। तो बेस्ट ऑप्शन जो आपके पास आ रहा है वो सी आ रहा है कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से स्टडी, जब रिजल्टेंट फोर्सेस क्या हो, जीरो। ठीक है, आगे चलिए। एन एक्सपेरिमेंट इज कैरीड आउट टू मेजर द एक्सटेंशन ऑफ अ रबर। एक्सपेरिमेंट किया है जिससे आप एक रबर की एक्सटेंशन मालूम कर रहे हैं, डिफरेंट लोड्स के ऊपर मुख्तलिफ लोड लटकाते हैं। द रिजल्ट्स जो आपके पास आए क्या, मतलब आपने पहले जीरो रखा तो लेंथ 15.2 सेंटीमीटर, जब आपने पहला लटकाया है वेट तो 16.2 हो, जब आपने तीसरा लटकाया तो 18.6 हो गया। आपको ये बताना है कि यहाँ जो एम्प्टी पोर्शन है वहां पे क्या है। तो भाई ये तो बहुत आसान है, स्प्रिंग चूंकि सेम है तो सेम रेट पे इंक्रीज होगा। बताइए, जीरो से वन के ऊपर अगर आप आ रहे हैं तो इंक्रीमेंट 15 से 16.2, तो इसका मतलब क्या है, 1 पर सेंटीमीटर कह रहा है, तो 1 सेंटीमीटर का इंक्रीज। जब आप 2 करेंगे तो दोबारा से इंक्रीज किसका होगा, 1 सेंटीमीटर, और तीसरे में भी इंक्रीज कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप ये देखें कि जो इंक्रीज आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, अच्छा ये कह रहे हैं लोड लेंथ और एक्सटेंशन, मेजर द एक्सटेंशन ऑफ अ रबर बैंड फॉर डिफरेंट लोड्स। अच्छा, ये कह रहे हैं लोड लेंथ इन सेंटीमीटर और फिर उसकी एक्सटेंशन। अच्छा देखें, ये पहले 15.2 की टोटल लेंथ थी, जब मैंने वन वेट लटकाया तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 16.2। तो एक्सटेंशन इंक्रीज इन लेंथ कितनी हुई, तो मैंने इन दोनों को माइनस किया, जो 1 सेंटीमीटर आ रहा है वो यहाँ पे लिख रहा है कि एक्सटेंशन कितनी हुई, 1 न्यूटन वेट पे एक्सटेंशन 1 सेंटीमीटर। जब आपने 2 न्यूटन वेट लटकाया तो एक्सटेंशन 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि जीरो पे 15.2 थी, 2.1 एक्सटेंशन हुई, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास, देखो भाई ये स्प्रिंग था और स्प्रिंग कितने सेंटीमीटर का था, 15.2 सेंटीमीटर का। अब जब मैंने डबल वेट लटका दिया तो जो इसकी एक्सटेंशन आई वो अब आई है, कितनी टोटल एक्सटेंशन आई ये मुझे नहीं पता, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ये पता है कि जो एक्सटेंशन हुई है, इंक्रीज इन लेंथ आई है एक्सटेंशन, वो मेरे पास आई है 2.1 सेंटीमीटर। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक होगा 5.2 और ये 2.1, तो 15.2 को 2.1 में ऐड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, 17.3 सेंटीमीटर एक्सटेंशन आई। यानी कि जब 2 न्यूटन वेट आप इंक्रीज करेंगे
तो एक्सटेंशन कितनी हो चुकी होगी 17.3। और इसी तरीके से थर्ड में अगर 3.4 एक्सटेंशन आ रही है तो ये अब आपके पास इंक्रीज आएगा 2 से 3 के, और 0 से 3 के अंदर जो एक्सटेंशन आ रही है वो कितनी आ रही है 3.4 आ रही है। यानी कि 5.2 से 18.6 आएंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 3.4। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए 17.6। तो देखो दो चीजें हो गई, एक लेंथ हो गई, एक एक्सटेंशन। लेंथ कहलाती है आपके पास टोटल लेंथ शुरू से आखिर तक, जबकि एक्सटेंशन क्या होती है, एक्सटेंशन ड्यू टू वेट, जो आपने वेट डाला, जो आपने वेट हैंग किया उसकी वजह से जो चीज आएगी वो आपके पास क्या कहलाएगी एक्सटेंशन। तो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा 17.3, सॉरी आंसर जो होगा वो 17.3। आगे चलो, an object in the diagram acted upon by the, अच्छा अब आप देखिए कि इस ऑब्जेक्ट पे हमारे पास दो फोर्सेस अप्लाई हैं, एक 3 न्यूटन है और दूसरी जो फोर्स है वो 2 न्यूटन, और ये ऑब्जेक्ट है। तो अब आप ये बताइए कि ये 3 न्यूटन फोर्स इसको राइटवर्ड मूव कराएगी और 2 न्यूटन फोर्स जो है वो इसको लेफ्टवर्ड मूव करा रही है, ठीक है। तो एक फोर्स आपको राइटवर्ड मूव करा रही है और एक फोर्स आपको लेफ्टवर्ड मूव करा रही है। अब अगर आपके पास ये दोनों डायरेक्शंस में फोर्सेस मूव कर रही हैं तो आप ये देखेंगे कि 3 न्यूटन इसको इस तरफ ले जा रही है और 2 न्यूटन इसको बैक लेके आ रही है। तो इस 3 के अंदर से 2 न्यूटन फॉरवर्ड फोर्स से क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। इस 3 के दो हिस्से कर लें, एक 2 न्यूटन हो गया और एक 1 न्यूटन, तो इस 2 न्यूटन से ये 2 न्यूटन क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 न्यूटन फोर्स बचेगी व्हिच मूव्स द बॉडी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दीज फोर्सेस, तो बताइए इन दोनों फोर्सेस का मिला के इफेक्ट ये होगा कि एक राइटवर्ड 1 न्यूटन की फोर्स लगेगी जो ऑब्जेक्ट को क्या कराएगी, एक्सेलरेट कराएगी। किस फोर्स से, 1 न्यूटन फोर्स, और किस डायरेक्शन में, राइटवर्ड। द ऑब्जेक्ट मूव्स टू द लेफ्ट, लेफ्ट में जाएगा, ये तो गलत हो गया। ऑब्जेक्ट मूव टू द लेफ्ट विद कांस्टेंट, ये भी गलत हो गया। ऑब्जेक्ट मूव्स टू द राइट विद कांस्टेंट, राइटवर्ड जाएगा, ये तो समझ में आ गया, ये तो ठीक है। लेकिन ये जो राइटवर्ड जा रहा है ना विद कांस्टेंट स्पीड, ये वाली चीज गलत हो जाएगी। ऑब्जेक्ट में मूव्स टू द राइट विद कांस्टेंट एक्सेल, बताओ जब 1 न्यूटन फोर्स कांस्टेंट है तो इससे प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब क्या है, राइटवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये प्रूव है। तो आपके पास आ जाएगा राइटवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो राइटवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब आप इससे नीचे आइए, विच प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी कैन नॉट बी चेंज व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। तो वो मैस ही हो सकता है जो चेंज ना हो, जब भी फोर्स अप्लाई होगी उसकी मोशन चेंज होगी, उसकी शेप, उसका साइज, सब कुछ चेंज होगा, लेकिन उसका मैस चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैस जो है वो ऐसी क्वांटिटी है जो कभी भी चेंज नहीं होगा। बिलो आर द 4 स्टेटमेंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस के इफेक्ट के स्टेटमेंट्स नहीं है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अ फोर्स कैन चेंज द लेंथ, ठीक है, लेंथ चेंज कर देती है, ठीक है। फोर्स कैन चेंज द मैस, ये चीज मुमकिन नहीं है, वरना ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये जो है बी, ये मुमकिन नहीं है कि मैस चेंज हो जाए, मैस आप जानते हैं कांस्टेंट वैल्यू होती है which can never change। अगला देखें, एन एरोप्लेन इज एन इक्विलिब्रियम, एक एरोप्लेन, एक जहाज है जो कि किसमें है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि अपवर्ड फोर्सेस इज बैलेंस्ड बाय डाउनवर्ड्स एंड राइटवर्ड फोर्सेस इज बैलेंस्ड बाय लेफ्टवर्ड्स। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो आपस में क्या आ रही हैं हमारे पास, इक्वल आ। देखें अगर ये दोनों फोर्सेस हमारे पास इक्वल आ तभी प्लेन जो होगा वो कौन सी स्टेट में होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट। अब आप यहाँ पे देखें कि अगर हम यहाँ से नीचे आते हैं तो आपको ये चीज दिखाई देगा, विच स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स इज करेक्ट। तो फोर्स फ्रॉम द इंजन, इंजन फोर्स इक्वल टू द, अब बताइए अगर इक्विलिब्रियम में तो इंजन फोर्स जहाज के ऊपर आगे की तरफ लगा रहा होगा। अगर मैं इंजन की फोर्स देखूं तो इंजन की जो फोर्स होगी वो फॉरवर्ड होगी, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस बैकवर्ड,
तो देखो फोर्स फ्रॉम द इंजन बैलेंस होनी चाहिए किस चीज से, एयर रेजिस्टेंस, दोनों फोर्सेस फॉरवर्ड बैक। इसी तरीके से विंग्स की जो अपवर्ड लिफ्टिंग होगी वो उसके वेट से क्या होनी चाहिए, बैलेंस। जब दोनों फोर्सेस इक्वल और बैलेंस होंगी तब ये इक्विलिब्रियम। तो देखिए फोर्स फ्रॉम इंजन इक्वल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है ये तो समझ में आता है। और लिफ्ट ऑफ द फोर्स ऑफ द विंग इक्वल टू द वेट, ये भी ठीक है। ये ग्रेटर और इक्वल ये वाली चीजें सारी गलत है, क्योंकि आपने इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो ये सारे ऑप्शंस जो होंगे वो क्या होंगे, रॉन्ग। तो आपके पास ऑप्शंस कौन सा सही होगा। अब हम ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इस लास्ट क्वेश्चन को देख लें। कह रहे हैं अ गर्ल एंड अ बॉय आर पुलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये एक गर्ल है और एक बॉय है, दोनों ऑपोजिट। गर्ल जो फोर्स अप्लाई कर रही है वो कितने न्यूटन है, 20 न्यूटन। और जो फोर्स अप्लाई कर रही है ये बॉय, वो कितना है, 150 न्यूटन। तो अब आप देखिए कि दोनों फोर्सेस जो यहाँ पे सेपरेटली अप्लाई हो रही है, इसके अंदर जो फोर्स गर्ल अप्लाई कर रही है, जो फोर्स गर्ल अप्लाई कर रही है वो है 50 न्यूटन मोर देन द बॉय। तो इसका मतलब क्या है कि इसको इस तरफ मूव करना चाहिए, यानी कि 50 न्यूटन फोर्स से इसे लेफ्ट वर्ड एक्सेलरेट होना चाहिए। तो अब आप देखिए 50 न्यूटन फोर्स से अगर आप एक्सेलरेट होंगे लेफ्ट वर्ड, अगर आप 50 न्यूटन फोर्स से एक्सेलरेट होंगे लेफ्ट वर्ड, तो इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट फोर्स होगी, तो एक्सेलरेशन भी क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो अब आप देखो which single force has the same effect as the two forces shown, ये जो दोनों फोर्सेस दिखाई इनमें से which single force has the same effect। अब आपको ये समझ में आ रहा है 50 न्यूटन फोर्स होगी जो कि एक्ट कहाँ कर रही होगी, लेफ्ट वर्ड। 50 न्यूटन एक्टिंग टूवर्ड्स द गर्ल, गर्ल की तरफ, तो ये चीज समझ में आती है। 350 न्यूटन मुमकिन ही नहीं है, ऐड थोड़ी हो रही है। 50 न्यूटन टूवर्ड्स बॉय गलत हो जाएगा, 350 ये भी गलत हो जाएगा। तो आपके पास आंसर जो आएगा वो, तो आज जो है वो हमने, चूंकि नेट की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, ये मेरा लेक्चर जो है ये अपलोड कर दूंगा। तो इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट जो है वो